बच्चों, अब तक बच्चों मैंने आपको मेरे संगी औरतें की मैं लेखिका की ने जिन जिन का वर्णन किया है उनके बारे में हम बताना चाहूँगी कि लेखिका ने सबसे पहले अपनी नानी का वर्णन करा। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि लेखिका ने अपनी नानी को पहले कभी देखा नहीं था क्योंकि उसका जन्म उनके मरने के बाद हुआ। दूसरा, उन्होंने अपनी माँ का वर्णन किया कि उनकी माँ इतनी साफ सुथरी रहने वाली थी, अपने में मस्त रहती थी, उनको लेकिन कोई घर के काम काज में कोई हिस्सेदारी नहीं लेती थी, केवल गाने सुनना और किताबें पढ़ना उनका शौक़ था। और लेकिन जो काम थे घर के बच्चों के काम थे वो उनकी ताई और दादी और पिता पूरा करते थे। माँ का जो काम था वो भी पिता पूरे करते थे। इस तरह इसके बाद उनकी जो परदादी थी वो लीक से हटकर उन्होंने काम किया कि वो रोज़ मंदिर जाती थी और मंदिर में क्या मन्नत मांगती थी कि मेरी पुत्र वधू के क्या वो पोती हो, पहली जो खेलने को मिले वो मुझे पोती मिले। तो अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश की आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो उनकी बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते रहते थे, चुप्पी साध गए। यानी उनके जो नाना के मित्र थे वो एक डॉक्टर थे लेखिका के, और उन्होंने उन्हें टाइफाइड की वजह से जाने से मना कर दिया। हालांकि पिता क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी थे, देश आज़ादी की खुशी उन्हें बहुत थी, वो ले जाना भी चाहते थे, लेकिन उनकी नाना के दोस्त होने के कारण उन्होंने उनकी बात मान ली और लेखिका को घर में ही छोड़ गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि दुनिया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स करामजोर उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराज था। सब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रही थी। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोली। यहाँ तक देखा कि उस स्वतंत्रता आंदोलन को देखने के लिए सारा परिवार चला गया और उनके जो पिता थे वो खुद भी किताब पढ़ रहे थे और लेखिका को भी एक ब्रदर्स करामजोर उपन्यास पढ़ने के लिए दे गए। लेखिका पहले रोती रही, लेकिन फिर उसने भी किताब पढ़ना शुरू किया। एक बार शुरू करने पर उसने मुझे इतनी मोहलतें नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। यानी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि लेखिका रोना धोना भूल गई और किताब को पढ़ती गई। उस वक्त ब्रदर्स करामजोर मुझे देने में क्या तुक थी जब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई अब तक नहीं जानती, पर तब मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमट हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। मैं जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठपुतला उपन्यास के कई अंश। यानी लेखिका पर उस उपन्यास का बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अपने लेखन में भी उस उपन्यास की कहानी को अपने साहित्य में लिया। माँ जी की मन्नत का असर रहा हो
कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से ही इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका का नाम मृदुला घर। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमने पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब मैं नहीं, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो मैं पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा तो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना था कि इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो नहीं चाहिए। खैर, उनके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उनमें जा फंसी। अचला मुझ में 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गए। लेखिका ने बताया कि उनसे बड़ी जो बहन थी वो क्या थी, लेखिका की जो बड़ी बहन थी और वो भी लेखन करती और उन्हें मंजुला भगत, उन्होंने अपना नाम ससुराल में जाकर वहीं का सरनेम लगाया। लेखिका की भी शादी हुई, वो उमा नाम था और बाद में उनका मृदुला हो गया। मृदुला करके नाम शादी के बाद लिखने लगी। तीसरी जो बहन थी वो लिखती नहीं थी। उसने कहा जब सब लिखेंगे तो कोई पढ़ने वाला चाहिए, इसलिए वो नहीं लिखती थी। इसके बाद चौथी और 5वीं बहन थी रेणु और अचला। वो भी लिखने का काम लेखिका थी, लेकिन वो इंग्लिश लेखिका थी। इसके बाद उनका जो भाई था वो भी हिंदी में लिखने लगा। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान में पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। 2-4 एक मुहावरा है। लेखिका कहती है कि ससुराल में लेकिन लेखिका की किताबें कोई नहीं पढ़ता। लेकिन वो कहती है पहले तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मेरी रचनाएं कोई नहीं पढ़ता, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझा लिया कि अच्छी बात है, जब लिखते हैं तो उसकी कमियां भी बताई जाती हैं, आलोचना समालोचना होती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा है अगर घर में कोई पढ़ता तो फिर कम से कम मैं उनकी आलोचना सुनने से तो अब मैं बच गई। खैर, मैं अपनी नहीं उन आदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा से। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम तो यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती
तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइयों को खाना खिला खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते बुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा बचपन में, यानी जो उसकी जो एक बहन तो बिल्कुल विचित्र थी, रेणु और अचला थी, कि अचला अगर और उसके लिए बस लगाई हुई थी पिताजी ने, लेकिन रेणु बस में आ रही होती थी और वो कहती कि नहीं, ऐसे उसके विचारधारा ये थी कि नहीं, गाड़ी में बैठने से क्या होता है, एक ऐसा सामंतशाही वाली लगता है, धनवान वालों का रौब जैसा लगता है, इसलिए उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था। और वो गाड़ी के पैसे जाने के बावजूद भी पैदल पैदल चलती थी, जबकि लेखिका जो थी वो रेणु कैसी थी, गाड़ी में आ रही थी। हालांकि उनके जो पिता थे उन्हें ये बात देखकर बुरा लगता था कि वो पसीने से भीगी हुई स्कूल से पैदल खरामा कहते पैदल पैदल आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया। पड़ोस में उनका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने में से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब वह बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो वगैरह वगैरह। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद को। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने में दिलचस्पी औरों को और पढ़ाने में रखती, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर वह अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वो करते रहती है। उसने शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया ताकि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे नहीं खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर उससे पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। यानी जो
तीसरे नंबर की जो बहन थी वो भी लिखना शुरू कर दिया। एक बार हमें एक सी रही घर बार की को परंपरागत तरीके से हमने भले ही ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। यानी सारी बहनों में एक खासियत थी कि वो चाहे कितना भी लिखती थी, कितना भी स्वतंत्रता से जी, अपनी इच्छा के अनुसार काम करती थी, लेकिन सबने अपने परिवार को निभाया, किसी ने परिवार को तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए, जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने में भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे। यानी लेखिका ने बताया कि शादी की जब शादी होकर जब गई थी तो बिहार के एक डालमिया नगर में गई, तो वहाँ पर इस तरह का वातावरण था, क्योंकि उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी कहीं भी जाने आने की। लेकिन जहाँ वो गई वहाँ पर जेंट्स अलग बैठते थे और लेडीज जो थी वो अलग अलग बैठती थी, लाइनों दड़ों कहते हैं पंक्तियों में। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। यानी डालमिया नगर तो फिर भी बड़ा था, जो समझ गया। इसके बाद वो कर्नाटक चली गई। कर्नाटक के बागलकोट शहर में पहुँची। वहाँ तब तक उनके 2 बच्चे हो गए जो स्कूल में जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा, चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। यानी वो आग्रह, इसरार कहते हैं आग्रह करना, कि उन्होंने आग्रह किया कि कोई बात नहीं, क्रिश्चियन बच्चे नहीं हैं, गैर क्रिश्चियन बच्चे भी वहाँ पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने बहुत आग्रह किया। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे से झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशा रहा। यानी ये सारे काम किए लेखिका ने। नया स्कूल, यहाँ तक कि मना करने के बावजूद भी वो प्रयास करती रही और कर्नाटक सरकार से उसने स्कूल को खुलवाया। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं,
मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चली गई। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और भी बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया। दंग रहना भी एक मुहावरा है। दंग रह गया उन्हें आश्चर्यचकित रह गया, पर रेणु को कोई मतलब नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी में लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ। यानी बहन इस तरह की थी, अपनी मर्जी से चलने वाली, कि स्कूल सब लोगों के मना करने के बावजूद वो स्कूल 2 मील पैदल चल कर गई और फिर वापस लौट आई। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? यानी प्रभावित होने का कारण यही था कि जो उनकी जो नानी थी कि उन्होंने मरते समय कहा कि मुझे पर्दा और सबको छोड़कर अपने उसके नाना से कहा कि मैं प्यारेलाल से मिलना चाहती हूँ, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वह स्वतंत्रता सेनानी से उनका विवाह करें, उनकी पुत्री का। यानी इस तरीके से वो इसलिए प्रभावित थी कि उनकी नानी ऐसे परिवार से रिश्ता रखती थी जो साहबजादों के से संबंधित थे। इसके बावजूद भी वो उनके मन में एक देश प्रेम की भावना थी जो उनकी पुत्री की शादी करके स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगला है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? यही है, ये भी यही लगभग कि यही रही कि उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल को बुलाया और उससे कहा कि वो अपनी पुत्री की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से कराए, ना कि एक साहबजादे से। इसी बात से पता चलता है कि वो शारीरिक रूप से आंदोलन में नहीं भाग लिया, लेकिन उनके मन में उसके प्रति बहुत सम्मान था स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं, जैसे कि आपको मैंने बीच में भी बताया कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और किसी की गोपनीय बात दूसरे से प्रकट नहीं करती थी, बस गाना सुनती रहती थी और साफ सुथरे कपड़े पहनती रहती थी। इस तरीके का उनकी माँ का व्यक्तित्व था। अगला है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित किए। शब्द चित्र कहते हैं शब्दों में लिखना कि दादी के घर का माहौल कैसा था। स्वतंत्रता सेनानी थे सब लोग, देश की आज़ादी की लहर थी घर में, सबको स्वतंत्रता थी, अपने हिसाब से चलने की आज़ादी थी, सबको पसंद का लड़का चुनने की आज़ादी थी, जो भी चुनना चाहता है व्यक्ति वो सब उनको करने की आज़ादी थी। इस तरह का दादी का परिवार था और लीग से हटकर उन्होंने अपनी पुत्र वधू के लिए लड़की की मन्नत मांगी। यानी ये इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। अब है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोही के लिए पहले लड़के के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? क्योंकि वो एक लीग से हटकर थी, उनके मन में लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं था, इसलिए उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी। डराने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने से नहीं, बल्कि सहजता से किसी को भी सही रास्ते में। यानी जैसा कि लेखिका की परदादी थी, उन्होंने चोर को डांटा, चाहती तो वो उसे पकड़वा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करा, बल्कि उसे प्यार से समझाया कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए बल्कि खेती करनी चाहिए। और पता चला कि उस चोर ने भी दादी की बात को पूरा वो माना और उस दिन से उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। इस बात से ये पता चलता है कि ऐसा नहीं कि डराने से ही किसी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है, बल्कि
प्यार से भी लोगों के विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है शिक्षा। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का यानी लेखिका ने क्या प्रयास, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका ऐसा मानती थी, इसलिए बागलकोट में जब गई तो उसे लगा, उसने बहुत प्रयास करा कि भाई हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने क्रिश्चियन उससे कहा कि आप सीमेंट कारखाने से यहाँ स्कूल खोलें। जब उन्होंने इसका विरोध किया, मना किया, हेल्प करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कर्नाटक सरकार से की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोली, क्योंकि वो उनके मन में ये विश्वास था कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। यानी जो सही रास्ते पर चलने वाले होते हैं, सत्य का साथ देने वाले लोग होते हैं, उनके प्रति सबका मन, जैसा कि उसकी माँ थी लेखिका की, सब लोग काम नहीं करती थी, इसके बावजूद सब लोग उनका सम्मान करते थे। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और उसके लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में, यानी लेखिका और लेखिका की बहन का चरित्र चित्रण आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि लेखिका की बहन कैसी थी, जिद्दी थी, अपनी मर्जी से चलने वाली थी, और लेखिका का व्यक्तित्व कैसा था, वह भी शिक्षा को बहुत महत्व देती थी। इस तरीके से अब मैं इसकी PDF भेजूंगी, आप सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और साथ ही साथ में लर्न भी करेंगे। जय हिंद बच्चों।